कभी सोचा है कि भारत की संसद देश का पूरा नक्शा ही बदल सकती है? मतलब किसी राज्य की सीमाएं बदल देना या एक नया राज्य ही बना देना, और ये सब हो जाए बिना किसी मुश्किल संवैधानिक संशोधन के। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो ठीक यही जबरदस्त शक्ति संसद को देता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और अनुच्छेद 4 की गहराइयों को समझने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर किसी भी देश की सीमाओं को बदलना एक बहुत बड़ा, बहुत पेचीदा काम होता है। लेकिन हमारे संविधान में एक ऐसा रास्ता है जो इस काम को हैरत अंगेज रूप से आसान बना देता है। और यही वो तंत्र है जिसे अनुच्छेद 4 स्थापित करता है, जो भारतीय संघ को एक बहुत ही अनोखा लचीलापन देता है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम इस पहेली को परत दर परत सुलझाएंगे। हम संवैधानिक आधारशिला से शुरू करेंगे, फिर अनुच्छेद 4 के बाईपास को समझेंगे, देखेंगे कि असल में भारत का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, और अंत में इसके लचीलेपन और संघवाद के बीच के तनाव पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 4 कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। ये कुछ दूसरे बहुत जरूरी अनुच्छेदों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली सिस्टम बनाता है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 2। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे यह संघ में एंट्री का मेन गेट हो। यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो उन इलाकों को भारत में शामिल कर ले जो पहले इसका हिस्सा नहीं थे। और फिर आता है अनुच्छेद 3। अगर अनुच्छेद 2 बाहर से एंट्री के लिए है, तो अनुच्छेद 3 अंदरूनी फेरबदल मतलब इंटरनल रेनोवेशन के लिए है। यह संसद को किसी बड़े राज्य को 2 छोटे राज्यों में बांटने या किसी राज्य का नाम ही बदल देने की शक्ति देता है। तेलंगाना का बनना इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अब देखिए, जब भी कोई नया राज्य बनता है या कोई सीमा बदलती है, तो इसका असर पूरे देश के स्ट्रक्चर पर पड़ता है। इसलिए 2 बहुत जरूरी लिस्ट्स को अपडेट करना पड़ता है। एक तो पहली अनुसूची, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑफिशियल लिस्ट है, और दूसरी चौथी अनुसूची, जो ये तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में हर राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। और अब आते हैं इस पूरी पहेली के सबसे जरूरी हिस्से पर, अनुच्छेद 368। ये हमारे संविधान में बदलाव करने का वो नॉर्मल स्टैंडर्ड रास्ता है जिसे जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, जिसे हासिल करना आसान नहीं होता। यही वो मुश्किल प्रक्रिया है जिसे अनुच्छेद 4 पूरी तरह से साइड स्टेप कर देता है। तो चलिए अब मेन प्लेयर पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे उस मुश्किल प्रक्रिया से बचने का एक शॉर्टकट बनाता है जिसे हमने अभी देखा। अनुच्छेद 4 का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है। इसका सीधा सा मतलब ये है, जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का इस्तेमाल करके भारत का नक्शा बदलती है, तो उस कानून को एक साधारण आम कानून माना जाएगा, कोई बड़ा संविधान संशोधन नहीं। मतलब ये अनुच्छेद 368 की मुश्किल प्रक्रिया को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इस फर्क को ऐसे समझ सकते हैं, अनुच्छेद 368 एक दोहरे ताले वाली तिजोरी की तरह है, जिसे खोलने के लिए विशेष बहुमत जैसी खास चाबियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अनुच्छेद 4 ये संसद को एक साधारण चाबी थमा देता है, यानी सिर्फ साधारण बहुमत। ये कितना आसान है, इसका अंदाजा एक उदाहरण से लगाइए। मान लीजिए लोकसभा में किसी दिन सिर्फ न्यूनतम जरूरी 55 सांसद ही मौजूद हों। उस स्थिति में एक नया राज्य बनाने जैसा बड़ा फैसला लेने के लिए सिर्फ 28 वोटों की जरूरत होगी, बस 28। ये दिखाता है कि संवैधानिक तौर पर यह प्रक्रिया कितनी सरल रखी गई है। तो असल में ये प्रक्रिया दिखती कैसी है? एकदम एक नॉर्मल कानून बनाने की तरह। एक बिल संसद में पेश होता है, दोनों सदनों से सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही कानून बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, सभी जरूरी संवैधानिक अपडेट्स इसी एक कानून के जरिए हो जाते हैं। अच्छा, अब थियरी से हटकर देखते हैं कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है। चलिए एक उदाहरण के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को एक्शन में देखते हैं। चलिए भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि संसद ये फैसला करती है कि बेहतर प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश को 2 अलग-अलग राज्यों में बांट देना चाहिए। तो प्रक्रिया क्या होगी? ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले संसद अनुच्छेद 3 के तहत एक साधारण कानून पास करेगी। इसके लागू होते ही पहली अनुसूची में उत्तर प्रदेश की जगह 2 नए राज्यों के नाम आ जाएंगे। फिर चौथी अनुसूची को अपडेट करके दोनों नए राज्यों के बीच राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होगा। और ये सब कुछ
बिना अनुच्छेद 368 की जटिल प्रक्रिया का सामना किए एक ही कानून से हो जाएगा। और यही कहानी बार बार खुद को दोहराती है। मान लीजिए महाराष्ट्र को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव आता है या बाहर से किसी नए इलाके को जोड़ा जाता है, प्रक्रिया बिल्कुल वही रहेगी। ये हमें दिखाता है कि ये कोई लूप हॉल नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से स्थापित, सोची समझी प्रक्रिया है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। आखिर संविधान बनाने वालों ने इतनी लचीली व्यवस्था बनाई ही क्यों, और इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं? इसका मूल उद्देश्य था अडैप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलनशीलता। भारत एक विशाल और विविध देश है। समय के साथ प्रशासनिक सुविधा, भाषा या विकास की जरूरतों के आधार पर सीमाओं को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो इन बदलती जरूरतों के अनुसार देश के नक्शे को तेजी से एडजस्ट कर सके। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। प्रक्रिया के तहत संसद प्रभावित होने वाले राज्य की विधानसभा से राय जरूर पूछती है, लेकिन उस राय को मानने के लिए वो मजबूर नहीं है। चाहे राज्य सहमत हो या न हो, अंतिम फैसला लेने की पूरी शक्ति केंद्र की संसद के पास ही रहती है। तो इससे हम क्या बड़े निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला, ये भारत के संघीय ढांचे में केंद्र के मजबूत होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये साफ करता है कि राष्ट्रीय एकता राज्यों की सीमाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका के ठीक उलट भारत में राज्यों को अपनी सीमाओं की अखंडता का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। और आखिर में ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह भी काम करता है, जिससे अलगाववादी आंदोलनों को रोकने में मदद मिल सकती है। और ये हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ जाता है। क्या अनुच्छेद 4 का ये लचीलापन अच्छे शासन के लिए एक जरूरी टूल है, या ये केंद्र को जरूरत से ज्यादा शक्ति देकर भारत के संघीय संतुलन यानी फेडरल बैलेंस को चुनौती देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार बहस होती रहती है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।